हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। दोस्तों, आर एस प्री की साइंस एंड टेक्नोलॉजी में हमारा चैप्टर चल रहा था पर्यावरणीय एवं पारिस्थितिकीय परिवर्तन। तो उसमें हमने एक क्लास ले ली है। उसमें लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चन पूछा था कि निम्न में से कौन सा पर्यावरण परिवर्तन नहीं है। तो हमें ये बताना था कि भाई पर्यावरण के द्वारा क्रिएट किया गया परिवर्तन कौन सा नहीं है। तो देखिए, वनों की कटाई, अब वनों की कटाई जो है वो पर्यावरण में परिवर्तन करती है। तो ये आंसर इसका नहीं होगा। पहला ऑप्शन क्या है? वनों की कटाई। ग्लोबल वार्मिंग भी पर्यावरण परिवर्तन करती है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। जैव विविधता में वृद्धि, ध्यान दीजिए, जैव विविधता में वृद्धि अगर हो रही है तो ये तो अच्छी बात है और पर्यावरण को स्थिरता प्रदान करती है और पर्यावरण पर कोई भी नकारात्मक प्रभाव नहीं डालती, तो ये इसका आंसर राइट है। और जलवायु परिवर्तन पर्यावरण परिवर्तन का उदाहरण है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सी होगा। देखिए, इन क्लासेस को ठीक वैसे ही लिया जा रहा है जैसे किसी इंस्टीट्यूट में आप रोजाना पढ़ रहे हो और आपको जो क्लास है थोड़े से समय की क्लास होती है वो अगर आप किसी कोचिंग संस्थान में जाके पढ़ोगे तो 1-1.5 घंटे की क्लास बनती है वो, क्योंकि लिखना भी पड़ता है, टीचर समझाता भी है, तो वो सारी चीज़ें उसमें प्रोसेस में चलती हैं। यहाँ आपको एक सुविधा ये है कि भाई सीधी आपको क्लास मिल रही है और आपको ऐसे कोई लिखना नहीं पड़ रहा है। फिर भी मैं ये कहूँगा कि आप इन क्लासेस को अटेंड कर रहे हो तो एक नोटबुक साथ में लेके बैठा करो। जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको लगता है उसको नोटबुक पर डिनोट करें और जो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है आपको परीक्षा में बहुत ज़्यादा सहयोगी सिद्ध होंगे। और जो भी स्टूडेंट साइंस एंड टेक्नोलॉजी तैयारी कर रहे हैं वो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। आज दूसरी क्लास है तो दूसरी क्लास के बारे में हम बात करते हैं। अगला पॉइंट है कि भाई पर्यावरणीय और पारिस्थितिकीय परिवर्तनों के क्या प्रभाव पड़ते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मानव जीवन पर इन परिवर्तनों का क्या प्रभाव पड़ता है। कोई पर्यावरण में कोई बदलाव आ रहा है, पारिस्थितिकी इकोलॉजी में कोई बदलाव आ रहा है तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। तो सीधा सीधा बात है, मानव पर प्रभाव पड़ेगा तो इसका मतलब मानव बीमार होगा। बीमार मतलब स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, यानी दमा हो जाता है, एलर्जी हो जाती है और जल जनित रोग हो जाते हैं। भोजन की असुरक्षा हो जाती है और कुपोषण हो जाता है। असुरक्षा का मतलब यह है कि भाई जलवायु परिवर्तन होता है तो कृषि उत्पादकता में कमी आती है। जब कृषि उत्पादकता में कमी आती है तो भोजन की कमी आएगी, जिससे कि असुरक्षा उत्पन्न होती है। और आपदाओं से जीवन व संपत्ति की हानि होती है। मान लीजिए कोई तूफान आया, बाढ़ आ गई या भूकंप आया या सुनामी आई, तो उससे क्या है, मानवीय जो संपदाएं हैं उनको हानि पहुंचती है। और मानवीय संपदाओं को हानि पहुंचती है तो कहीं ना कहीं मानव को भी क्या है, हानि पहुंचती है। तो नकारात्मक प्रभाव दिखाता है मानव जीवन पर यह पर्यावरणीय परिवर्तन। नेक्स्ट हम बात करें कृषि पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो अभी अभी मैं बता रहा था कि जलवायु में परिवर्तन होगा तो फसल उत्पादकता में क्या आती है, कमी आती है। सिंचाई जल की अनुपलब्धता, भाई जैसे कहीं पर सूखा पड़ रहा है तो वहां पर सिंचाई करने के लिए पानी की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। कीटों एवं रोगों को बढ़ावा मिलता है, यानी कीटों को बढ़ावा मिलेगा, रोगों को बढ़ावा मिलेगा, फसल नष्ट हो जाती है, तो कृषि पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। जैव विविधता पर क्या प्रभाव पड़ता है, बायोडाइवर्सिटी पर क्या प्रभाव पड़ता है। जब वन नष्ट हो जाएंगे तो उन वनों में रहने वाली प्रजातियां क्या हो जाएंगी, नष्ट हो जाएंगी। इकोसिस्टम के संतुलन में बाधा उत्पन्न होती है। और पारिस्थितिक सेवाओं में क्या आती है, गिरावट आती है। कि भाई जो चीज़ें हमें फ्री में मिल रही हैं, प्रकृति हमें बिना कुछ पैसे, बिना किसी पैसे के हमें उपलब्ध करा रही है, चाहे वो जल है, चाहे वो मृदा है, चाहे वो तापमान है, चाहे वो सूर्य का प्रकाश है। ये इन सभी जो कारक हैं उनकी मात्रा में कोई भी अगर गड़बड़ी आती है तो उससे हमें असुरक्षा उत्पन्न होती है। पारिस्थितिक सेवाओं में क्या आती है, गिरावट आती है। चाहे वो औषधीय पादप है, अगर वन खत्म हो गए तो औषधीय पादप भी क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। तो उनसे क्या है, प्रकृति को नुकसान है और मनुष्य को भी नुकसान है, दवाइयों का निर्माण नहीं हो पाता है। तो इन सभी चीज़ों में पर्यावरण जैव विविधता पर भी क्या है, नकारात्मक प्रभाव पड़ते हैं। अब हम बात करें आर्थिक प्रभाव क्या पड़ता है। देखो, आर्थिक प्रभाव में जैसे आपदा आई तो आपदा से जीडीपी पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। मान लो सुनामी आ गई या कोई बाढ़ आ गई या कोई भूकंप आ गया तो बहुत सारे मकान हैं, दुकानें हैं, पेड़ पौधे हैं, कृषि है, ये सब पूरी तरह से क्या हो जाते हैं, बर्बाद हो जाते हैं। और जब इस तरह से बर्बादी होती है तो आर्थिक हानि होती है।
तो जीडीपी क्या होती है, कम हो जाती है। रोजगार के अवसरों में कमी आती है। पर्यटन, मत्स्य पालन आदि पर प्रभाव देखा जाता है, पर्यटन भी कम होता है। और अगर समुद्र में सुनामी आती है तो मछली पालन पर भी क्या पड़ता है, प्रभाव पड़ता है। तो आर्थिक रूप से भी प्रभावित करते हैं पर्यावरणीय और पारिस्थितिकीय परिवर्तन। नेक्स्ट हम बात करें कि राजस्थान में पर्यावरणीय परिवर्तन के उदाहरण। राजस्थान में कौन कौन से पर्यावरणीय परिवर्तन देखे जाते हैं? जैसे अरावली पर्वत श्रृंखला के क्षेत्र में वनों की कटाई से मरुस्थलीकरण को बढ़ावा मिल रहा है। थार के मरुस्थल में रेगिस्तानीकरण जो है वो बढ़ रहा है और चारागाहों की क्या आ रही है, कमी आ रही है। जोधपुर और जैसलमेर में जल संकट और भूमिगत जल स्तर में क्या आ रही है, गिरावट आ रही है, जल संकट बढ़ गया है। उदयपुर और सिरोही में खनन से भूक्षरण और जल प्रदूषण बढ़ रहा है। देखिए राजस्थान के अलग अलग क्षेत्रों में पर्यावरणीय परिवर्तन जो है वो दिखाई दे रहे हैं हमें। जैसे अरावली पर्वत श्रृंखला में क्या दिखाई दे रहा है, वनों की कटाई से मरुस्थलीकरण। थार के मरुस्थल में क्या दिखाई दे रहा है, रेगिस्तान बढ़ रहा है और चारागाहों की कमी आ रही है। जोधपुर जैसलमेर में जल संकट बढ़ गया है। उदयपुर सिरोही में खनन ज़्यादा हो रहा है और जल प्रदूषण वहाँ पर बढ़ रहा है। नेक्स्ट हम बात करें किस पर्यावरणीय परिवर्तनों को रोकने के लिए, पारिस्थितिकीय परिवर्तनों को रोकने के लिए सरकार क्या प्रयास कर रही है, गवर्नमेंट क्या एफर्ट लगा रही है। तो राष्ट्रीय स्तर की हम बात करें तो NAPCC नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज यानी पर्यावरणीय परिवर्तनों पर भारत सरकार भी एक सकारात्मक पहल के द्वारा कई योजनाओं के माध्यम से ऐसे कदम उठा रही है जिससे कि पर्यावरण परिवर्तन को रोका जा सके। EIA एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट यानी कि कोई भी विकासात्मक कार्य किया जाएगा तो उस विकासात्मक कार्य, जैसे मान लो रोड निकालना हो या कोई बांध बनाना हो या पुल बनाना हो, तो उनकी एक समीक्षा की जाती है कि कहीं ये पर्यावरण को नुकसान तो नहीं पहुंचा रहा। तो एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट किया जा रहा है। राष्ट्रीय हरित अधिकरण NGT की स्थापना कब की गई है, 2010 में की गई है। और NGT का उद्देश्य यह है कि कहीं पर पर्यावरण को कोई नुकसान तो नहीं पहुंचाया जा रहा, उस पर निगरानी रखना और यदि कोई विवाद आता है तो उस पर निर्णय देना। प्लास्टिक प्रतिबंध कार्यक्रम यानी कि प्लास्टिक को रोकने के लिए, प्लास्टिक के दुरुपयोग को कम करने के लिए 2016 में प्लास्टिक प्रतिबंध अधिनियम लाया गया। तो उसके माध्यम से भी सरकार जो है वो पर्यावरणीय परिवर्तनों को रोकने का प्रयास कर रही है। स्वच्छ भारत मिशन में स्वच्छता का ध्यान तो रखा ही जाता है, लेकिन वृक्षारोपण भी क्या दिया जाता है, बढ़ावा दिया जाता है। और गोवर्धन योजना के माध्यम से भी पर्यावरण परिवर्तनों को सुधारा जा रहा है। तो ये सभी राष्ट्रीय स्तर पर सरकार क्या कर रही है, पहल कर रही है। अगर हम बात करें राजस्थान स्तर पर क्या क्या कार्य किए जा रहे हैं, राजस्थान पर्यावरण मिशन योजना चलाई जा रही है। वर्षा जल संचयन कार्यक्रम चलाया जा रहा है कि वर्षा के जल को संचय करके हमें उचित उपयोग करना चाहिए। अरावली पुनर्वनीकरण योजना चलाई जा रही है, यानी अरावली में अवैध खनन हो रहा है तो उसमें दोबारा से वन लगाकर वनीकरण योजना के माध्यम से अरावली में वनों को दोबारा प्रोत्साहित किया जा रहा है। और जल जीवन मिशन जल की सुरक्षा के लिए और जल की बचत के लिए राजस्थान में कौन सा मिशन चलाया जा रहा है, जल जीवन मिशन चलाया जा रहा है। तो ये योजना राजस्थान में चल रही है। तो राष्ट्रीय स्तर पर और राज्य स्तर पर, दोनों स्तर पर पर्यावरण परिवर्तन के संभालने के लिए और सकारात्मक प्रभाव डालने के लिए अच्छे अच्छे कदम सरकार के द्वारा उठाए जा रहे हैं। नेक्स्ट हम बात करें कि देखिए हमारा संविधान जो है पर्यावरण की सुरक्षा के लिए क्या प्रावधान करता है। तो संविधान में नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत एक अनुच्छेद आता है 48A। ये किसमें आता है, नीति निर्देशक तत्व DPSP। नीति निर्देशक तत्वों में 48 अनुच्छेद है। उसमें कहा गया है कि राज्य का यह कर्तव्य है कि वह पर्यावरण की क्या करे, रक्षा करे। तो पर्यावरण की रक्षा से संबंधित जो आर्टिकल है संविधान में वो कौन सा है, 48A। तो पर्यावरण की सुरक्षा तो हमें संविधान भी प्रदान करता है। और मूल कर्तव्य के अंतर्गत एक आर्टिकल है 51A(G). 51A(G) में कहा गया है कि नागरिकों का यह कर्तव्य है कि वह पर्यावरण की क्या करें, सुरक्षा करें, पर्यावरण को कोई हानि ना पहुंचाएं, पर्यावरण को कोई भी हानि ना पहुंचाएं। तो ये संविधान के दो ऐसे प्रावधान हैं जो पर्यावरण की सुरक्षा से संबंधित हैं। अब हम बात करें कि भाई पर्यावरण पर नकारात्मक प्रभाव हमें दिखाई दे रहे हैं, तो इन पर्यावरणीय परिवर्तनों के नकारात्मक प्रभाव के लिए क्या समाधान है और क्या सुझाव है। देखिए अगर हमें पर्यावरण को संभाल कर चलना है तो ऐसी विकास योजनाएं लानी होंगी जो पर्यावरण पर कोई भी हानि ना पहुंचाए। तो उन विकास योजनाओं को बोलते हैं सतत विकास या सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अगर अपनाएंगे तो हम पर्यावरण को सुरक्षित रख सकते हैं। दूसरा है नवीकरणीय ऊर्जा का प्रयोग बढ़ाने, यानी सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और जल ऊर्जा। इन ऊर्जाओं का उपयोग भी हम करेंगे तो पर्यावरण को हम बहुत हद तक क्या कर सकते हैं, सुरक्षित कर सकते हैं।
भूगर्भीय जो पेट्रोलियम पदार्थ हैं उनकी निर्भरता हमारी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। वन संरक्षण और वृक्षारोपण के माध्यम से हम पर्यावरणीय परिवर्तनों को रोक सकते हैं। वनीकरण यदि बढ़ेगा तो बारिश भी अच्छी होगी, जलवायु परिवर्तन भी रुकेगा और कृषि उत्पादकता में भी क्या होगी, वृद्धि होगी। तो सतत विकास के माध्यम से, नवीकरणीय ऊर्जा के उपयोग से और वनों के संरक्षण से, वृक्षारोपण के माध्यम से भी हम पर्यावरण को संरक्षित कर सकते हैं। अब हम बात करें तो ग्रीन बिल्डिंग को बढ़ावा देने से, अब देखिए इस तरह के बिल्डिंग्स का अब आप देख रहे होंगे कि मेट्रो सिटी में बड़ी बड़ी इमारतों का निर्माण किया जा रहा है। तो उन इमारतों के निर्माण में यदि हम इस तरह की व्यवस्था करें कि वहां पर छोटे छोटे पेड़ पौधों को भी गमलों के माध्यम से संरक्षित किया जा सके, तो उनके माध्यम से हम पर्यावरण परिवर्तन को रोक सकते हैं। नेक्स्ट है पर्यावरणीय शिक्षा और जन जागरूकता अभियान के माध्यम से, यानी लोगों को जागरूक करके पर्यावरण के बारे में ये शिक्षित करके कि भाई पर्यावरण पर कोई यदि नुकसान होगा तो हमें भी क्या है, नुकसान भुगतना पड़ता है, हमारे आने वाली पीढ़ियों को भी नुकसान भुगतना पड़ता है। तो इस शिक्षा के माध्यम से हम पर्यावरण परिवर्तन को रोक सकते हैं। कचरा प्रबंधन पुनः चक्रण प्रणाली को मजबूत करके हम पर्यावरण में सुधार कर सकते हैं। जल संरक्षण तकनीकों का प्रयोग करके हम पर्यावरण में क्या कर सकते हैं, सुधार कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करें पारिस्थितिक तंत्र में असंतुलन, इकोसिस्टम इम्बैलेंस। देखिए पारिस्थितिक तंत्र में, यानी पारिस्थितिक तंत्र एक संतुलित तंत्र होता है। इसमें क्या होते हैं, उत्पादक होते हैं, उपभोक्ता होता है और अपघटक होते हैं। इनका एक सिस्टम होता है। अगर उस सिस्टम में किसी भी तरह का कोई बदलाव है, यानी प्रोड्यूसर है, कंज्यूमर है, और डिकम्पोजर होता है, अगर इस चेन में कोई भी बदलाव होता है, किसी भी कारण से यदि बदलाव होता है, तो हम उसको पारिस्थितिकी असंतुलन कहते हैं। जब बाहरी कारणों से संतुलन बिगड़ता है तो इसे पारिस्थितिक असंतुलन कहा जाता है। तो अब हम देख रहे हैं कि भाई बहुत सारे मानवीय क्रियाकलाप इस तरह के हो गए हैं जिससे कि पारिस्थितिक असंतुलन पैदा हो गया है। अब पारिस्थितिक असंतुलन यदि पैदा हो जाएगा तो उसके भी हानिकारक प्रभाव हमें देखने को मिलते हैं और वही पर्यावरण पर नेगेटिव इम्पैक्ट डालते हैं। तो पर्यावरण को भी क्या होता है, नुकसान होता है। किस तरह से असंतुलन के क्या कारण है, प्रदूषण है, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, ये पारिस्थितिक असंतुलन का कारण है। जैव विविधता में कमी पारिस्थितिक असंतुलन का कारण है। प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन, यानी प्राकृतिक संसाधनों का हद से ज्यादा दोहन किया जाएगा, उपयोग किया जाएगा, तो उसके कारण भी असंतुलन होता है। मानव जनसंख्या में तीव्र वृद्धि होती है तो उसके कारण भी असंतुलन है, क्योंकि मानव जनसंख्या जब बढ़ेगी तो फिर उत्पादों पर भार बढ़ेगा और खाद्य पदार्थों की डिमांड जो है वो बढ़ जाएगी, तो उससे उसके कारण भी जो उत्पादक हैं उनकी संख्या में क्या आएगी, कमी आएगी। और प्राकृतिक आवासों के विनाश के कारण, यानी वनों के विनाश के कारण जैव विविधता में कमी आएगी, तो उसके कारण भी पारिस्थितिक जो इकोसिस्टम है वो क्या हो जाएगा, इम्बैलेंस हो जाएगा। इसका क्या परिणाम निकलेगा, तो खाद्य श्रृंखला में बाधा आती है। खाद्य श्रृंखला में क्या आती है, बाधा। मैं अभी बता रहा था खाद्य श्रृंखला का क्रम है प्रोड्यूसर, उत्पादक और कंज्यूमर, उपभोक्ता और डिकम्पोजर, अपघटक। इस तरह से खाद्य श्रृंखला चलती है। तो इस खाद्य श्रृंखला की एक जो चैन है उसमें क्या हो जाएगी, डिस्टर्ब हो जाएगी। जीवों के प्रवासन प्रवृत्ति में वृद्धि होगी, यानी जीव एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए क्या हो जाएंगे, नेचुरल आवास के अलावा वो दूसरे आवास में चले जाएंगे। नई बीमारियों का जन्म होगा और पारिस्थितिक सेवाओं जैसे परागण है, जल शुद्धिकरण है, पोषण चक्र है, इनकी सांद्रता में क्या आएगी, गिरावट आएगी। जो पारिस्थितिक सेवाएं हैं उनमें कमी आएगी और यदि पारिस्थितिक सेवाओं में कमी आती है तो पर्यावरण को नुकसान होता है, प्रकृति को नुकसान होता है और उसके दुष्परिणाम हमें देखने को मिलते हैं। अब हम बात करते हैं जलवायु परिवर्तन के वैज्ञानिक प्रमाण। देखिए कुछ ऐसे प्रमाण हैं, वैज्ञानिक प्रमाण, जो ये साबित करते हैं कि जलवायु परिवर्तित हो रही है। औसत वैश्विक तापमान में वृद्धि, यानी ग्लोबल वार्मिंग के कारण जो औसत टेम्परेचर है वो क्या है, बढ़ रहा है। आईपीसीसी रिपोर्ट के अनुसार पिछले 100 वर्षों में तापमान में लगभग 1.1 डिग्री सेंटीग्रेड की क्या हुई है, वृद्धि हुई है और इसके बहुत ज़्यादा नकारात्मक प्रभाव वर्तमान में, भविष्य में पूरी दुनिया को देखने को मिल रहे हैं। आईपीसीसी की फुल फॉर्म क्या है, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंजेस। तो ये आईपीसीसी की क्या है, फुल फॉर्म है। इससे क्या हो रहा है, समुद्री जल स्तर में वृद्धि हो रही है। हर साल औसतन 3.3 मिलीमीटर की वृद्धि हो रही है। समुद्री जल स्तर में कितनी मिलीमीटर की वृद्धि हो रही है हर साल, औसतन 3.3 मिलीमीटर, 3.3 की वृद्धि हो रही है। नेक्स्ट हम बात करें, आर्कटिक बर्फ की कमी हो रही है। गर्मियों में बर्फ पिघल रही है। गर्मियों में बर्फ पिघलने की जो दर है वो क्या हो रही है, तेजी से बर्फ पिघलती है, तो ग्लेशियर क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं। ग्लेशियर सिकुड़ रहे हैं। हिमालय ग्लेशियरों में तेजी से क्या हो रही है, कमी हो रही है, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग के कारण जो है क्लाइमेट चेंज हो रहा है और उसके कारण क्या है, गर्मी बढ़ रही है और तापमान वृद्धि से जो ग्लेशियर है वो लगातार क्या होते जा रहे हैं, पिघलते जा रहे हैं। नदियों में जलस्तर बढ़ जाता है और सागर का जलस्तर भी क्या होता है, धीरे धीरे बढ़ रहा है।
नेक्स्ट हम बात करते हैं जैव विविधता संकट के बारे में। देखिए पर्यावरणीय परिवर्तन के कारण जैव विविधता में क्या आ रही है, कमी आ रही है, और उस कमी से भी हमें क्या है, बहुत सारे नकारात्मक प्रभाव देखने को मिल रहे हैं। देखिए जैव विविधता पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी जीवों और पारिस्थितिक तंत्रों को सम्मिलित करती है, लेकिन मानव हस्तक्षेप के कारण कई प्रजातियां संकट में हैं। अब कौन कौन सी प्रजातियां संकट में है? देखिए भारत में पाए जाने वाले गिद्ध, गिद्ध का साइंटिफिक नेम क्या है? गिप्स बेंगालेंसिस। ये कीटनाशकों से प्रभावित हुआ है, और कीटनाशकों के अधिक उपयोग से गिद्धों की जो प्रजातियां हैं वो क्या हो गई हैं, कम हो गई हैं। इसीलिए भारत सरकार ने विशेष जो कीटनाशक है उन पर रोक लगा दी है। बाघ, देखिए बाघ संकटग्रस्त प्रजाति के अंतर्गत आता है। पैंथेरा टिग्रिस इसका साइंटिफिक नेम है। इसके आवास विनाश के कारण इसकी प्रजाति में क्या हो रही है, कमी आ रही है। गंगा घड़ियाल, जल प्रदूषण और बालू खनन के कारण गंगा घड़ियाल की जो प्रजाति है, जैव विविधता है, वो क्या हो गई है, कम हो गई है। अब इनको संरक्षण करने के उपाय क्या क्या हैं? देखो बायोस्फीयर रिजर्व के माध्यम से हम संरक्षित कर सकते हैं, नेशनल पार्क के माध्यम से, वन्यजीव अभ्यारण्य के माध्यम से हम जैव विविधता को संरक्षित कर सकते हैं। प्रोजेक्ट टाइगर कब चलाया गया? 1973 में। कब चलाया गया? 1973 में। प्रोजेक्ट एलिफेंट कब चलाया गया? 1992 में, 1992 में प्रोजेक्ट एलिफेंट चलाया गया। तो देखिए ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ ले जाते हैं कि भाई प्रोजेक्ट टाइगर कब चलाया गया? 1973 में, और 1992 में क्या चलाया गया? प्रोजेक्ट एलिफेंट। अब विलुप्त प्रजातियों की जो सूची है IUCN जारी करती है, और ऐसी जातियां जो संकटग्रस्त हैं या विलुप्त हो चुकी हैं उनके लिए जो किताब है उसका नाम है रेड डाटा बुक, और इसको जारी कौन करता है? IUCN करती है। कौन करती है? IUCN। तो ये सभी संकटग्रस्त जातियों के बारे में, विलुप्त प्रजातियों के बारे में बताती है। अब देखिए क्वेश्चन के माध्यम से इस क्लास को हम यहीं विराम देते हैं। क्वेश्चन ये है, पर्यावरणीय परिवर्तन से कौन सा प्रभाव पड़ता है? मानवों में रोग, फसल उत्पादकता में कमी, और जलवायु परिवर्तन, और सभी। देखिए इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट के माध्यम से देना है, और इससे देखिए कमेंट के माध्यम से क्वेश्चन का आंसर आप देंगे तो हमें ये पता चलेगा कि भाई कितने स्टूडेंट जो हैं वो एक्टिवली इन क्लासेस को देख रहे हैं, और हमने लगभग सारा सिलेबस समाप्त कर दिया है। बहुत सारी क्लासेस हमने अपलोड कर रखी हैं, तो उन क्लासेस को भी देखें। आपको निश्चित रूप से RS प्री में साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जरूर फायदा होगा, और ये जो सिलेबस है जिन एग्जाम में आ रहा है उन एग्जाम की तैयारी में भी आपके लिए बहुत ज़्यादा सहयोगी सिद्ध होगा। और जो भी स्टूडेंट इस चैनल पर नए, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, और अपनी तैयारी को स्ट्रॉन्ग करते रहें, पढ़ते रहें। नमस्कार, धन्यवाद।